अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बेसिकली अभी तक जो हमने प्रोसेसर का डाटा पाथ इम्प्लीमेंट किया है उसमें क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं और किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। शॉर्ट कमिंग्स जो है कोई भी डिज़ाइन बनाने के बाद जैसे कि पहली पहली चीज़ जो है उसमें एवेलुएट किया जाता है कि उस डिज़ाइन के बेनिफिट्स क्या हैं, उस डिज़ाइन से हमें जो है वो क्या परफॉर्मेंस के नंबर्स मिल रहे हैं। आज जो प्रोसेसर आप देख रहे हैं वो या जो प्रोसेसर आज आप यूज़ कर रहे हैं वो पहले दिन ये प्रोसेसर नहीं बन चुका। बेसिकली ये एक इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है। जो इनिशियल प्रोसेसर थे वो बेसिकली कुछ बहुत मिनिमल से टास्क कर सकते थे और बहुत ज़्यादा टाइम ले सकते थे। आप में से किसी स्टूडेंट ने अगर बहुत पुराने सिस्टम्स देखे हो तो आपने देखा होगा 660 मेगाहर्ट्ज़ या 166 मेगाहर्ट्ज़ के भी प्रोसेसर थे। तो आज आप जिस स्पीड के प्रोसेसर आई गेस के 3 गीगाहर्ट्ज़ is a normal is a norm processor these days और ये काफ़ी कॉमन है और यूज़ हो रहे हैं। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट्स आती गई और टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट्स के बाद प्रोसेसर रीडिज़ाइन होते गए और प्रोसेसर रीडिज़ाइन होने के बाद जो है वो इम्प्रूवमेंट्स आई और इम्प्रूवमेंट्स जो है वो जैसा कि हमने देखा परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन से हमें पता चला गया कितना बेहतर हमारा जो है वो प्रोसेसर डिज़ाइन हो चुका है। और परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन अगेंस्ट हमने जो बात की अगेन जो बात की वो यही बात की कि परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन जो है वो अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स की गई और उन स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स की परफॉर्मेंस के अगेंस्ट परफॉर्मेंस जो थी वो इंडिकेटर थी एक कि एक प्रोसेसर जो है वो कितना सक्सेसफुल होगा और वो कितना बेहतर परफॉर्म करेगा एक पर्टिकुलर सिनेरियो में। सो हैविंग सेड दैट अब हम जो है वो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हमारा टॉपिक में जो सबसे पहली चीज़ आ रही है वो ये है कि हम सिंगल साइकिल डाटा पाथ जो है उसको देखें। और सिंगल साइकिल डाटा पाथ को मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगा। सिंगल साइकिल डाटा पाथ या सॉरी सिंगल साइकिल डाटा पाथ से पहले मैं डाटा पाथ की बात करूँगा और फिर सिंगल साइकिल की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ तो हमें पता है कि इंस्ट्रक्शन मेमोरी जो है वो बेसिकली इसमें क्या पड़ा है, हमारा प्रोग्राम कोड पड़े है, उसमें इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं जो कि हमारे प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करनी है। और हमें ये भी पता है कि हर इंस्ट्रक्शन जो है वो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ जाना और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो बाइट एड्रेसिंग में अगर देखें तो 4 के इंक्रीमेंट में पड़ी है। और 4 के इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि हमें जो है वो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद 4 एड्रेस आगे जाके जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है उसको उठाना है। और हमें ये पता है कि इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो एक पर्टिकुलर रजिस्टर में पड़ा होता है। उस रजिस्टर का नाम क्या है, दैट इज पीसी। प्रोग्राम काउंटर भी इसको कहते हैं। ठीक है। और आप लोग देख भी रहे हैं कि किस तरीके से पीसी में हम 4 ऐड करके वापस फीडबैक में हम किसको ला रहे हैं, पीसी की तरफ ला रहे हैं। अगेन आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि ब्रांच के लिए और जंप के लिए हमने देखी थी, अभी के लिए हम उनको थोड़ा सा नेगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने देखा था इंस्ट्रक्शन मेमोरी से जो है वो इंस्ट्रक्शन उठेगी, वो कहाँ जाएगी, रजिस्टर फाइल रजिस्टर। और इंस्ट्रक्शन के कुछ जो यानी कि 32 बिट इंस्ट्रक्शन को ब्रेक डाउन करके हम कुछ हिस्सा रजिस्टर फाइल को देंगे, कुछ कंट्रोल को देंगे और इसी तरीके से बाकी जो है वो जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगी तमाम की तमाम बिट्स की जो इंस्ट्रक्शन की। ठीक है जी। उसके बाद रजिस्टर से हमें जो ऑपरेंड्स मिलेंगे वो ऑपरेंड्स जाएंगे हमारे पास एएलयू की तरफ। एएलयू उन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और इन केस अगर हमारे पास लोड वर्ड या स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन है वही जो रिजल्ट है जो एएलयू का वो कहाँ पे जाएगा, डाटा मेमोरी की तरफ। डाटा मेमोरी के बाद वो रिजल्ट अगर हम लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन चला रहे हैं तो वो वापस वो रजिस्टर्स की तरफ आएगा और रजिस्टर में रखा जाएगा। अब आप देखें कि हमारे पास ये मुख्तलिफ यूनिट्स हैं और ये यूनिट्स जो हैं वो कोई जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा और वो टाइम जो है उसको हम इसका कंप्यूटेशन टाइम या लैप्स टाइम भी कह सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन मेमोरी जो है अगर वो यूनिट अमाउंट टाइम जो है वो लेती है। ठीक है जी। सिमिलरली रजिस्टर फाइल जो है वो भी यूनिट अमाउंट टाइम लेती है। डाटा मेमोरी जो है एएलयू जो है वो 2 यूनिट टाइम टाइम लेता है। ठीक है जी। और जो है वो डाटा मेमोरी जो है वो आपके पास जो है वो 3 यूनिट एग्जीक्यूशन टाइम या स्टैंडर्ड टाइम आपके पास लेते हैं। सो इसका मतलब है कि अगर हम पूरी इंस्ट्रक्शन को देखें तो एक इंस्ट्रक्शन में हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट्स यूज होते हैं। सो सबसे पहले अगर बात करें हम आर टाइप इंस्ट्रक्शन को समझिएगा। आर टाइप इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी से मान लाते हैं, रजिस्टर फाइल से ऑपरेंड मिलते हैं, एएलयू से रिजल्ट आता है और रिजल्ट हम वापस कहाँ पे रख देते हैं, हम रजिस्टर फाइल में रख देते हैं। इस केस में हमारे पास जो यूनिट्स यूज हुए वो कौन कौन से यूनिट्स, इंस्ट्रक्शन मेमोरी, रजिस्टर वन टाइम, एएलयू और वापस फिर हमारे पास रजिस्टर फाइल यूज हुई है। इस केस में हमारे पास डाटा मेमोरी यूज नहीं हुई। ठीक है जी। तो अगर हम
टाइम कंप्यूटेशन टाइम निकालेंगे तो कितना टाइम लग रहा है हमारे पास एक आर टाइप की इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करने में, तो हमें टाइम कौन सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें इंस्ट्रक्शन मेमोरी का, रजिस्टर फाइल का, एएलयू का, और वापस रजिस्टर फाइल। ठीक है जी। सो इस केस में हमें डिफरेंट जो है वो टाइम लग रहा होगा। सिमिलरली जब हम लोड वर्ड की बात करेंगे तो लोड वर्ड में हम इंस्ट्रक्शन मेमोरी से जाते हैं, रजिस्टर फाइल से ऑपरेंड लेते हैं जो कि एड्रेस होता है, बेस एड्रेस में हम ऑफसेट जमा करते हैं, और ऑफसेट जमा करके हम डाटा मेमोरी से डाटा उठाते हैं और वापस उसको कहाँ रखते हैं, रजिस्टर पे रखते हैं। तो अगेन अब देखें कौन कौन से यूनिट यूज हो रहे हैं, इंस्ट्रक्शन मेमोरी, रजिस्टर फाइल, एएलयू, डाटा मेमोरी और रजिस्टर्स। याद रखिएगा कि आर टाइप इंस्ट्रक्शन में हम डाटा मेमोरी को यूज नहीं कर रहे थे, जबकि इस केस में हम डाटा मेमोरी को यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। सो अगर हम इस लिहाज से बात करें तो इस लिहाज से हमें पता चलता है कि आर टाइप इंस्ट्रक्शन का कंप्यूटेशन टाइम कुछ और है या एग्जीक्यूशन टाइम कुछ और है, और लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम कुछ और है। ठीक है जी। क्यों और है? क्योंकि दोनों जो है वो मुख्तलिफ यूनिट्स या मुख्तलिफ जो है वो कंप्यूटेशनल यूनिट्स जो है वो यूज कर रही हैं। और अगर हम जंप की बात करें या ब्रांच इक्वल की बात करें, तो ब्रांच इक्वल में देखें आप क्या यूज कर रहे हैं, एक रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन मेमोरी, रजिस्टर फाइल, और फिर यहाँ से आपको पता चलता है कि आपने ब्रांच करना है कि नहीं करना और किस एड्रेस पे जाना है। सो बेसिकली आप 3 यूनिट्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है। सो ब्रांच के केस में आपका टाइम डिफरेंट होगा। ठीक है जी। और इसी तरीके से जब हम जंप की बात करें तो जंप में तो सिर्फ हम इंस्ट्रक्शन मेमोरी को यूज करते हैं और यहाँ से फिर हम जंप कर जाते हैं, आगे कोई भी यूनिट हम लोग यूज नहीं कर रहे होते, तो यहाँ पे टाइम और लगेगा। सो इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्शन हमारा टाइम डिफरेंट। अच्छा, यहाँ तक तो ये बात हमें क्लियर होगी। दूसरी बात जो हमारे करने वाली ये है कि हमने जो अभी तक प्रोसेसर डिजाइन किया, हमने देखा था कि उसमें एलिमेंट्स हैं, कुछ कॉम्बिनेशन कुछ सिक्वेंशियल। कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इनपुट पे डिपेंड कर रहे हैं और इनपुट के चेंज होने से उनकी आउटपुट चेंज हो जाती है। जबकि सीक्वेंशियल एलिमेंट क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्लॉक पे चल रहे हैं, क्लॉक की एज पे चल रहे हैं। ठीक है जी। सो जब क्लॉक आती है वो अपने आप को अपडेट करते हैं, उसके अलावा वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे होते। सो हमारा प्रोसेसर जो है वो सिक्वेंशियल सिक्वेंशियल का मतलब क्या है कि ये एक क्लॉक पे या क्लॉक की एज पे काम कर रहा है। ठीक है जी। क्लॉक की एज पे काम कर रहा है, तो मैं एक चीज छोटी सी आपके साथ जो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूंगा, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूंगा कि वो ये है कि क्लॉक जैसा कि आप जानते हैं कुछ इस तरह का सिंबल होता है। लेट्स सी सम पेंट, या फिर मैं अगर आपको किसी और जगह से वो डाटा दिखाना चाहूंगा। जी, तो मैं क्लॉक साइकिल आपको दिखाना चाहूंगा, क्लॉक साइकिल किस तरीके से बनता है। सो जो है वो मेरी ड्राइंग की गलती जो है वो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरी ड्राइंग जो है अच्छी नहीं है। सो लेट्स सी, हम कुछ कोशिश करते हैं। क्लॉक जो है ना वो कुछ अगेन कुछ इस तरह का रेगुलर सिग्नल होता है। ठीक है जी। कुछ इस तरह का रेगुलर सिग्नल होता है। ठीक है। ये सब के सब सिग्नल बराबर होते हैं, यानी कि ये डिस्टेंस जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज क्लॉक पीरियड। ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉक पीरियड। क्लॉक पीरियड या इसको एक क्लॉक साइकिल भी कहते हैं। ठीक है जी। साइकिल क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा साइकिल हमारे पास क्या होता है कि ऐसा टाइम होता है जिसमें आप एक सिग्नल जो है वो जहां से स्टार्ट होता है वहीं वापस वहीं पर पहुंच जाता है। सो सिंगल साइकिल डाटा पाथ का मतलब क्या है कि आपकी एक इंस्ट्रक्शन इस क्लॉक पीरियड के अंदर कंप्लीट हो रही है, चाहे वो जंप की इंस्ट्रक्शन, चाहे वो आपकी क्या कहते हैं उसे, आपकी आर टाइप इंस्ट्रक्शन, मेमोरी की इंस्ट्रक्शन, ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है, सब की सब इंस्ट्रक्शन जो है ना वो इस साइकिल के अंदर कंप्लीट हो रही है। ठीक है जी। तो सिंगल साइकिल डाटा पाथ का मतलब ये है। अब ये कुछ प्रिलिमिनरी नॉलेज लेने के बाद जो है वो हम वापस चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, और लेक्चर से फिर हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं और इस नॉलेज को हम कंसोलिडेट करेंगे कि ये किस तरह से यूज हो रहा है। ठीक है जी। तो सिंगल साइकिल डाटा पाथ का मतलब क्या है कि आपकी हर इंस्ट्रक्शन जो है वो एक क्लॉक साइकिल या एक क्लॉक पीरियड के अंदर कंप्लीट हो रही है। सो अगर हम असूम करें कि मेमोरी एक्सेस जो है वो 2 नैनो सेकंड लेती है, एएलयू और एडर जो है वो भी 2 नैनो सेकंड लेते हैं,
रजिस्टर फाइल एक्सेस जो है वो 1 नैनो सेकंड लेते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 नैनो सेकंड लेते हैं। ठीक है जी। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कितना टाइम ले रही है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ALU इंस्ट्रक्शन या आर टाइप की इंस्ट्रक्शंस। आर टाइप की इंस्ट्रक्शन में अगर आप देखें तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन मेमोरी यूज होगी। क्यों मेमोरी यूज होगी? हर इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके पास कहाँ से आएगी? इंस्ट्रक्शन मेमोरी से आएगी। सो दैट इज वाई इंस्ट्रक्शन मेमोरी तो उसमें यूज होगी। रजिस्टर रीड करेंगे जी, रजिस्टर रीड करेंगे आप, तो उसका 1 नैनो सेकंड। ALU पे ऑपरेशन करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। ठीक है। डाटा मेमोरी पे ऑपरेशन करेंगे आर टाइप के इंस्ट्रक्शन में जी, बिल्कुल। आप यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे होंगे डाटा मेमोरी में, और रजिस्टर राइट कर रहे होंगे जी, रजिस्टर राइट कर रहे होंगे। उससे टोटल कितने नैनो सेकंड आपके पास बन जाते हैं? 6 नैनो सेकंड लेती है ALU या आर टाइप की इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। ALU हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें आई टाइप की एड आई भी आ जाती है। एड आई भी जो है वो इसी तरह की एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपके पास मुख्तलिफ यूनिट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है जी। फिर आपके पास आ जाती है लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन। लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन को देखें जरा, ये क्या यूज कर रही है? अगेन उसी तरीके से सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मेमोरी से आप इंस्ट्रक्शन लेके आएंगे, रजिस्टर रीड करेंगे जी, आपने बेस एड्रेस जो है वो रजिस्टर फाइल से ही एक्सेस करना है। ALU में कोऑपरेशन करेंगे जी। ALU में एक ऑपरेशन होता है जिसमें आप बेस एड्रेस में क्या ऐड कर रहे होते हैं? आप ऑफसेट ऐड कर रहे होते हैं। सो वो ऑपरेशन होगा जी, होगा डाटा मेमोरी जी, उसको एक्सेस करना है क्योंकि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी से डाटा रीड करके लाना है आपने। रजिस्टर राइट, हाँ जी, लोड वर्ड में रजिस्टर राइट की जरूरत है जी, बिल्कुल जरूरत है। क्यों? आपने जो डाटा रीड किया मेमोरी से वापस ला के किसी रजिस्टर पे राइट भी करना है। सो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन का टाइम देखा जाए तो 8 नैनो सेकंड। ठीक है जी, 8 नैनो सेकंड। सिमिलरली स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन को देखें तो स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है? इंस्ट्रक्शन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेके आनी है, रजिस्टर रीड करने हैं जी, करने क्यों? अगेन बेस एड्रेस आपको रीड करना है। ALU पे ऑपरेशन करना है जी, हाँ करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है? बेस एड्रेस में ऑफसेट ऐड करना है। डाटा मेमोरी को एक्सेस करना है जी, एक्सेस करना है, लेकिन इस दफा राइट करना है। आप रजिस्टर पे कुछ राइट करना है जी? नहीं, क्योंकि स्टोर वर्ड में आपने रजिस्टर से मेमोरी पे राइट करना, सो लिहाजा ये ऑपरेशन नहीं होगा। सो अगर आप देखें तो स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन में आपका टोटल टाइम कितना लग रहा है? 7 नैनो सेकंड। ब्रांच की इंस्ट्रक्शन जो है उसमें देखते हैं टाइम कितना लगता है। अगेन 2 नैनो सेकंड तो लगेंगे ही लगेंगे। तो आप डाटा जो है वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से ला रहे हैं? इंस्ट्रक्शन मेमोरी से ला रहे हैं। ठीक है जी। सो इसके साथ ही जब हम देखते हैं नेक्स्ट रजिस्टर रीड करना, जी हाँ, रजिस्टर रीड करना। BEQ में आप क्या करते हैं? 2 रजिस्टर्स कंपेयर कर रहे होते हैं, तो रजिस्टर्स आपने रीड करने हैं। फिर आप ALU में ऑपरेशन करते हैं जी, ALU में ऑपरेशन करना है। आपने क्या करना है? दोनों को सेपरेट करना है या ऐड करना, दोनों को सेपरेट करके आपने डिटरमिन करना है कि आपको ब्रांच करना है कि नहीं करना। ठीक है जी। सो ये जब बात हो गई तो अब हम देखते हैं ब्रांच में टाइम कितना लग रहा है। तो ब्रांच में हमारे पास टाइम लगता है 5 नैनो सेकंड का, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। जंप की इंस्ट्रक्शन कितना टाइम लगती है? जंप की इंस्ट्रक्शन में हमें कोई ऑपरेशन नहीं करना, सिर्फ मेमोरी से जंप की इंस्ट्रक्शन रीड करनी है और हमें अनकंडीशनल जंप कर जाना। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 नैनो सेकंड। अब यहाँ पर एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन उठता है। बेसिक सा क्वेश्चन क्यों उठता है कि हम सिंगल साइकिल प्रोसेसर बना रहे हैं। सिंगल साइकिल प्रोसेसर का मतलब क्या है? कि एक इंस्ट्रक्शन एक साइकिल में आपके पास अगर जंप की इंस्ट्रक्शन आ गई तो वो भी उसी में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। अगर आपके पास जो है, लेट्स से मैं इसको कुछ इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूंगा, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाना चाहूंगा। व्हाइट बोर्ड पे ही चलते हैं कि जंप की इंस्ट्रक्शन आ गई तो वो भी यहीं पे चलेगी। लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट आई, वो भी आपके पास इसी क्लॉक पीरियड में चलेगी, उसको भी उतना ही टाइम मिलेगा। ड्राइंग की खूबसूरती के लिए माजरत। ठीक है जी। स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन आई तो वो भी इसी क्लॉक साइकिल में चलेगी। ठीक है जी। और आपके पास आर टाइप इंस्ट्रक्शन आई या ऐड की इंस्ट्रक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, वो इंस्ट्रक्शन आई तो वो भी इसी क्लॉक साइकिल में चलेगी। अब इससे एक बात समझ, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये क्लॉक का साइकिल या क्लॉक पीरियड कितना होना चाहिए? अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं 2 नैनो सेकंड रखे जी। अच्छा जी, 2 नैनो सेकंड रखा, उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि सिर्फ और सिर्फ जे टाइप इंस्ट्रक्शन हो जाएगी, लोड वर्ड भी नहीं हो सकेगी। तो लोड वर्ड को कितना टाइम चाहिए? हमारे पास 8 नैनो सेकंड। स्टोर वर्ड को कितना चाहिए? 7 नैनो सेकंड, ये भी नहीं हो सकेगी। और आर टाइप इंस्ट्रक्शन 6 नैनो सेकंड, ये भी नहीं हो सकेगी। क्यों? 2 नैनो सेकंड के बाद आपका नेक्स्ट साइकिल आ जाएगा।
2 नैनो सेकंड के बाद नेक्स्ट साइकिल आने का मतलब क्या है कि अब आपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, और आप तो सिर्फ और सिर्फ क्या रीड करके ला चुके होंगे, सिर्फ मेमोरी रीड करके ला, इंस्ट्रक्शन रीड करके ला चुके हैं, लिहाजा 2 नैनो सेकंड आप नहीं रख सकते। ठीक है जी। अच्छा, फिर कुछ साहब कहते हैं 6 नैनो सेकंड रख। अच्छा जी, 6 नैनो सेकंड रख लेते हैं। 6 नैनो सेकंड में आपकी जंप की इंस्ट्रक्शन चल जाएगी जी, बिल्कुल चल जाएगी। लोड वेट की इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी, क्यों? इसको 8 नैनो सेकंड चाहिए और आप 6 नैनो सेकंड के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भेज रहे हैं। स्टोर वर्ड भी नहीं चलेगी। आर टाइप चल जाएगी क्योंकि ये 6 नैनो सेकंड है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्लॉक पीरियड इतना रखना है कि हर इंस्ट्रक्शन उसमें पूरी आ सके। तो आप देखेंगे सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन हमने भी देखा था हमारे पास कौन सी है, लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन। और इसमें कितने नैनो सेकंड रखते हैं? इसमें 8 नैनो सेकंड। सो क्लॉक पीरियड आप कितना रखेंगे? 8 नैनो सेकंड। 8 नैनो सेकंड का आप रखेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जंप की इंस्ट्रक्शन भी चलेगी, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन भी चलेगी, स्टोर वर्ड भी चलेगी, और आर टाइप की इंस्ट्रक्शन भी एक साइकिल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। यही हम चाहते थे। तो इसलिए जो आपका सिंगल साइकिल डाटा पाथ है उसमें आपका टाइम कितना लग रहा होगा, हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 8 नैनो सेकंड देने पड़ेंगे। ठीक है जी। बाकी टाइम लेट से एक इंस्ट्रक्शन 2 नैनो सेकंड में कंप्लीट होती है, तो बाकी टाइम क्या करेगी? वेट करेगी, वहां कुछ नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो आपका हर इंस्ट्रक्शन जो है वो 8 नैनो सेकंड में कंप्लीट हो रही है। ये एक बात हम यहाँ पे इसको स्टैब्लिश कर लिया। इसी बात को जहन में रखते हुए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो अ, ठीक है जी। अच्छा जी, अब परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, अब आप जरा इस चीज को जहन में रखते हुए देखिएगा। हर इंस्ट्रक्शन जो है वो एक क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट हो रही है, एक क्लॉक साइकिल एग्जैक्टली एक क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है जी। सीपीआई क्या है? 1 साइकिल पर इंस्ट्रक्शन 1। बेहतरीन जी, बहुत आसान कैलकुलेशन, बहुत आसानी से आप काम कर सकते हैं। अच्छा जी। और एक फंक्शन यूनिट सिर्फ एक दफा यूज हो रहा है, 1 ALU 2 एडर यूज। ठीक है जी। इंस्ट्रक्शन मेमोरी और डाटा मेमोरी सेपरेटेड हमारे पास अलग अलग है। कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन बड़ी इजी कॉम्बिनेशनल है, क्योंकि आपके हर क्लॉक जैसी इंस्ट्रक्शन आएगी आप कंट्रोल जनरेट करेंगे और काम करेंगे और आगे चले जाएंगे। मसला क्या है? सबसे सबसे बड़ा मसला अब मैं ये आपको समझाता हूँ। ठीक है जी। कांट मेक द कॉमन केस फास्ट। जरा समझिएगा इस बात को। इसके लिए मैं दोबारा से आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जाता हूँ। आपके पास एक प्रोग्राम है जिसमें 80% इंस्ट्रक्शंस कौन सी हैं, या 100% इंस्ट्रक्शन कौन सी हैं आपके पास? सारी की सारी जंप की इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जे की इंस्ट्रक्शन 100%। मैं 100% शो कर दूं। 100% इंस्ट्रक्शन आपके पास कौन सी? जे की इंस्ट्रक्शन। एक जंप की इंस्ट्रक्शन है, जे की इंस्ट्रक्शन जो है वो 2 नैनो सेकंड में कंप्लीट हो सकती है, लेकिन आपके डिजाइन की वजह से वो कितना टाइम ले रही होगी? 8 नैनो सेकंड। ठीक है जी, 8 नैनो सेकंड। सो 100% जो है ये प्रोसेसर कितने टाइम में 100 इंस्ट्रक्शंस आपके पास देगा? 800 नैनो सेकंड्स में कंप्लीट करा होगा 100 इंस्ट्रक्शंस। आपके पास सारी की सारी जंप की इंस्ट्रक्शन है और कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है। सो आप अब जंप के लिए भी 800 नैनो सेकंड देंगे, आर टाइप के लिए भी 800 नैनो सेकंड दे रहे होंगे, सब इंस्ट्रक्शंस के लिए इसी तरह का टाइम दे रहे होंगे। सो आप कॉमन केस को फास्ट नहीं कर सकते। एक केस जो आपका यहाँ पे ये इम्प्रूव हो सकती है। इम्प्रूव कैसे हो सकती है कि आप जो है वो 2 नैनो सेकंड में इसको एग्जीक्यूट करें। 2 नैनो सेकंड में एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है, 2 नैनो सेकंड में एग्जीक्यूट होगी, ये 200 नैनो सेकंड में आपके जो है ना वो 100 इंस्ट्रक्शन चल जाएंगे। लेकिन आपकी रिस्ट्रिक्शन की वजह से, सिंगल साइकिल डाटा पाथ होने की वजह से, आपको वो 800 या हर इंस्ट्रक्शन 8 नैनो सेकंड ही ले रही है। ठीक है जी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है जी। और यहाँ पे 8 नैनो सेकंड करना क्यों जरूरी था? क्योंकि हम चाह रहे थे एक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, कम से कम एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, और हमें नहीं पता कौन सी इंस्ट्रक्शन आएगी। कभी हो सकता है जंप आ जाए, कभी हो सकता है आर टाइप आ जाए, कभी हो सकता है लोड वर्ड आ जाए। तो दैट मीन्स कि हम कुछ ज्यादा अच्छी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते चीजों के बारे में। लेकिन लेट्स से अगर ऐसा कोई प्रोग्राम आ जाता है जिसमें 100% जंप इंस्ट्रक्शन है, तो हमारा प्रोसेसर जो है वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। ठीक है जी। यहाँ तक अगर हमें बात क्लियर है, तो हम जो है वो चलते हैं लेक्चर की तरफ, और लेक्चर में देखते हैं कि हम जो है वो कहाँ पर। ठीक है जी, कॉमन केस को फास्ट नहीं कर सकते। दूसरा इशू जो है वो ये है हमारे पास कि हम जो है वो डाटा पाथ टू एक्सपेंसिव है, कि आपने 2 एक्स्ट्रा ALUs लगाए हो। एक एरिया ALU क्या कर रहा है? आप सिर्फ +4 करो, दूसरा ALU क्या कर रहा है? आपके पास वो यूज कर रहा है उसको
क्या कहते हैं, आपके पास जंप ब्रांच के लिए आपके पास ALU यूज हो रहा है। ठीक है जी। अब परफॉर्मेंस, अच्छा, ऑल इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट वन साइकिल हो गया, ये मेरे पास वही आ गया हमारे पास स्लाइड। ठीक है जी। हम आगे चलते हैं। हमें ऐसी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, हमें इससे बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए। अच्छा जी, वेरिएबल साइकिल, वेरिएबल साइकिल का क्या मतलब है, ये जरा बड़ा जबरदस्त बात है। वेरिएबल साइकिल का मतलब क्या है, हम आपको दोबारा से व्हाइट बोर्ड पे लेके जाना चाहेंगे और व्हाइट बोर्ड को देखते हैं। वेरिएबल साइकिल का मतलब क्या है कि ये वाला क्लॉक साइकिल जो है ना वो 2 नैनो सेकंड का है। ठीक है। ये वाला जो लोड वर्ड का, ये 8 नैनो सेकंड का है। ठीक है। और ये वाला कितना है आपके पास, ये 7 नैनो सेकंड का आपने बना लिया ये वाला क्लॉक। ठीक। और ये वाला कितना आपने 6 नैनो सेकंड का बना लिया। सो आपका तो बड़ा मसला हल हो गया कि इंस्ट्रक्शन को देखें और उसके मुताबिक आप क्या करते जाएं, टाइम पीरियड जनरेट करते जाएं और जनरेट करके आप उसके परफॉर्मेंस में बेहतरीन परफॉर्मेंस, जब टाइप की इंस्ट्रक्शन आती है 2 नैनो सेकंड में, 8 टाइप की इंस्ट्रक्शन आती है 6 नैनो सेकंड में, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन आती है वो आपके पास 8 नैनो सेकंड में, स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन आती है तो वो 7 नैनो सेकंड में। बहुत आसान हो गया। ठीक है जी। सो लो, आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप क्या करें, आप जनाब बेहतरीन हल हो गया, आपने क्या कर दिया कि आपने प्रोसेसर के लिए वेरिएबल साइकिल रख दिया। अच्छा जी, वेरिएबल साइकिल रख तो लिया, लेकिन वेरिएबल साइकिल में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट तो आएगी, नो डाउट। ठीक है जी। वन साइकिल में और हर साइकिल का जो है वो आपके पास लेंथ डिफरेंट है। सबसे बड़ा मसला क्या है, मसला क्या है, एक्स्ट्रा ओवरहेड फॉर कंट्रोल लॉजिक। आपको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले चेक करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन है किस तरह, और इंस्ट्रक्शन है किस तरह की, तो आप जब इंस्ट्रक्शन को डिटरमिन करेंगे तब आप क्या करेंगे, क्लॉक पीरियड वहां पे जनरेट करेंगे। और उससे भी बड़ा मसला, ये इम्प्रूव हो ही नहीं सकता कि आप एक ऐसा जो है वो ऑसिलेटर डिजाइन कर लें जो रन टाइम पे फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हो और आप जो है उसमें टाइम ना लगे। ठीक है जी। सो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और इम्प्रैक्टिकल सी अप्रोच है, ये हो ही नहीं सकता, वेरिएबल साइकिल आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी ओवरहेड इतना बड़ा हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन इतनी बड़ी हो जाती हैं, और इम्प्रैक्टिकल ऐसा कोई सिस्टम हमने देखा नहीं कि जो वेरिएबल क्लॉक साइकिल पे चल रहा हो। ठीक है जी। अगर आप ऐसा बना लेते हैं तो दिस रिसर्च इज ओपन फॉर यू गाइस, और यू कुड हैव डन मिरेकल्स, आई बिलीव। ओके जी। परफॉर्मेंस अगर हम देखें, ठीक है जी, तो ये जैसे हमने बताया है कि आपके पास इसके सबसे बड़े मसले क्या है, क्या ओवरहेड है और कॉम्प्लिकेशंस है, प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। इसका हल क्या है, इसका हल क्या है कि आप जो है वो मल्टी साइकिल मशीन का मतलब क्या है कि आप डिसाइड करें कि एक इंस्ट्रक्शन एक क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन एक जो स्टेप है वो एक क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट होगा। ये क्या बात की, आए हम इसको वापस लेके चलते हैं जरा। सो हम अगर बात करें, सो यहाँ पर आए आप। सो अब हम कह रहे हैं कि एक क्लॉक साइकिल में आप इंस्ट्रक्शन मेमोरी को चेक करें, नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में हम क्या करें, रजिस्टर को देखें, और उससे नेक्स्ट में आप ALU को देखें, और उससे नेक्स्ट में डाटा मेमोरी को, और सबसे आखिर में आप रजिस्टर को देखें। ठीक है जी। या जिस चीज़ की जरूरत, फॉर एग्जाम्पल जंप की इंस्ट्रक्शन आती है, आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शन मेमोरी को देखा, वहीं से पता चल गया जंप की इंस्ट्रक्शन आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपका काम यहीं पर हो गया। अच्छा जी। दूसरा, आपके पास आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है, आपने इंस्ट्रक्शन मेमोरी को देखा, आर टाइप की इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर पे जाएं, ALU पे जाएं, डाटा पे जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप रजिस्टर पे आए, आप जो है वो 4 साइकिल्स में आपने इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली। ठीक है जी। और लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन आई, आप इंस्ट्रक्शन मेमोरी पे गए, रजिस्टर पे गए, लोड ALU से ऑपरेशन करवाया, डाटा मेमोरी से ऑपरेशन, डाटा मेमोरी से डाटा ले और वापस लाके रजिस्टर फाइल पे रख दिया। ठीक है जी। सो इसका मतलब क्या है कि आप एक इंस्ट्रक्शन क्या करें, एक एक इंस्ट्रक्शन एक साइकिल में कंप्लीट ना करें, एक इंस्ट्रक्शन मल्टीपल साइकिल में कंप्लीट करें, लेकिन एक स्टेप जो है वो आपके पास एक साइकिल में कंप्लीट। ठीक है जी। अच्छा जी, इससे पता क्या चला कि आपके क्लॉक साइकिल फिक्स है। अब क्लॉक साइकिल कितना होगा आपका जो है वो सबसे बड़े स्टेप है। ठीक है जी। क्लॉक साइकिल, अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा क्लॉक साइकिल किसको रखेंगे, अब आप कितना रखेंगे ये मैं आपको अच्छा जी, क्लॉक साइकिल आप क्या रख सकते हैं, मेमोरी एक्सेस रख सकते हैं, ALU रख सकते हैं, रजिस्टर फाइल का साइज का क्लॉक साइकिल रख सकते हैं। अगर आप रजिस्टर फाइल एक्सेस का क्लॉक साइकिल लेंगे तो मसला क्या है कि एक साइकिल में रजिस्टर फाइल एक्सेस तो कंप्लीट हो सकती है, लेकिन मेमोरी एक्सेस और ALU जो है वो एक साइकिल में कंप्लीट नहीं हो सकते, लिहाजा ये भी फेल हो गए। ठीक है जी। अब आपके पास सोल्यूशन क्या है कि आप जो है वो क्लॉक साइकिल कितना रखें सबसे बड़े जो है वो स्टेप का।
और सबसे बड़ा स्टेप कौन सा है, मेमोरी का, और वो 2 नैनो सेकंड। अब आप 2 नैनो सेकंड रखें, 2 नैनो सेकंड में आप मेमोरी भी कंप्लीट कर सकते हैं, 2 नैनो सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, एएलयू का ऑपरेशन भी कर सकते हैं, 2 नैनो सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर फाइल भी एक्सेस कर सकते हैं, बाकी एलिमेंट्स भी आप उसके अंदर जो है वो कर सकते हैं। सो अब मैं यहाँ पे एक इस टेबल को देख के हम जो है ना वो बात करना चाहेंगे। अब इस टेबल को देखें तो इस टेबल से आपको पता चलता है कि एएलयू जो है वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी को यूज करेगा तो एक साइकिल यहाँ पे लग गया, रजिस्टर रीड को यूज करेगा एक साइकिल यहाँ पे रख गया, एएलयू को यूज करेगा एक साइकिल यहाँ पे रख गया, और आखिर में रजिस्टर राइट को यूज करेगा तो एक साइकिल लग गया। टोटल 4 क्लॉक साइकिल्स में आपकी एएलयू की इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। लोड वर्ड क्या करेगा, आपके पास दो एक क्लॉक साइकिल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 5 क्लॉक साइकिल्स में अपना ऑपरेशन कंप्लीट करेगा। स्टोर वर्ड 4 में करेगा, ब्रांच जो है वो 3 में करेगी, और जंप जो है वो 1 क्लॉक साइकिल में करेगा। और एक क्लॉक साइकिल कितना, आपके पास 2 नैनो सेकेंड का। ठीक है, तो इसका मतलब है आपकी जंप की इंस्ट्रक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, 2 नैनो सेकेंड में कंप्लीट हो रही होगी। अच्छा, यहाँ तक बात तो समझ आ गई। ठीक है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा मसला है। मसला क्या है कि आपकी रजिस्टर फाइल भी जो है वो 2 नैनो सेकेंड ले रही है। ठीक है जी, मैं इसको डिफरेंट कलर से शो करना चाहूंगा। सो ठीक हो गया, लेट्स सी, 2, ये भी 2, 2, ये भी 2 और ये भी 2। सो टोटल टाइम कितना लेंगे ये सारे मिलकर, सो ये 8 नैनो सेकेंड लेगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर ये सारे 2 2 2 कर दे रहे हैं तो ये 10 लेगा। मैं रेड से ही शो करना चाहूंगा इसको, 10। स्टोर वर्ड कितना ले लेगा आपके पास, ये 8 नैनो सेकेंड ले लेगा। ठीक है जी, ब्रांच आपके पास 6 नैनो सेकेंड ले लेगी, और जंप आपके पास 2 नैनो सेकेंड ही ले रहा होगा। ठीक है जी। सो हम ये देख रहे हैं कि मल्टीपल साइकिल करने से स्टेप्स तो ब्रेक हो गए, लेकिन एक नुकसान हो गया। नुकसान क्या हो गया, नुकसान ये हो गया कि हमारे पास एएलयू जो है, जो आर टाइप इंस्ट्रक्शन जो कि 6 नैनो सेकेंड ले रही थी, अब कितने सेकंड ले रही है, 8 नैनो सेकेंड ले रही है। लोड वर्ड जो आपके पास 8 नैनो सेकेंड ले रही थी, अब वो कितना ले रही है, 10 नैनो सेकेंड ले रही है। स्टोर वर्ड जो आपके पास 8 नैनो सेकेंड 7 नैनो सेकेंड ले रही थी, अब वो कितना ले रही है, 8 नैनो सेकेंड ले रही है। और ब्रांच आपके पास 5 नैनो सेकेंड ले रही थी, तो अब वो आपके पास 6 नैनो सेकेंड ले रही है। जंप जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। सो अभी तक के नॉलेज के मुताबिक अगर हम मल्टी साइकिल जो है वो डाटा पाथ यूज करें तो जंप के केस में सिर्फ इम्प्रूवमेंट है, बाकी केसेस में तो हमारे पास रिजल्ट्स बुरे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक जो है वो मजे की बात बताना चाहूंगा। वो बात ये है कि आपके जितने भी डाटा पाथ्स है, जितना भी सिस्टम है, उसमें मल्टी साइकिल डाटा पाथ यूज हो रहा है। मल्टी साइकिल डाटा पाथ क्यों यूज, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। परफॉर्मेंस तो सिंगल साइकिल डाटा पाथ से बुरी है उसकी। ठीक है, आप देख रहे हैं एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में उसको ज्यादा टाइम लग रहा है एज कम्पेयर टू सिंगल डाटा से। सो यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है सोचने वाला, आप इस पर गौर करें और इसके आंसर के साथ जो है वो हमें जो है वो आप, मैंने फोरम पे जो है एक फॉरम जनरेट किया, उस पर एलएमएस पे आप उस पर आंसर करें कि वाई मल्टी साइकिल। ठीक है जी, मल्टी साइकिल में मैं आपको कुछ चीजें बता दूं क्या क्या कुछ हो सकता है। ठीक है जी, ये जहन में रखिएगा। ठीक है जी, आप रिड्यूस एंड शेयर हार्डवेयर यूनिट्स कर सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस उस पर नहीं है। ठीक है जी। और पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है, पॉसिबली कैन मेक कॉमन केस फास्ट। ठीक है जी, जो कॉमन केस आप फास्ट कर सकते हैं कि आप, और ये हर तरह की इंस्ट्रक्शन के लिए काम करता है। ठीक है जी, कौन सा जो ऐसा कंपोनेंट है या कौन सी ऐसी डिटेल है जो मिसिंग है, जिसकी वजह से मल्टी साइकिल डाटा पाथ अभी तक हमारे नॉलेज के मुताबिक वैसे काम नहीं कर रहा। ठीक है जी, यहाँ पर मैं लेक्चर को कंक्लूड करना चाहूंगा। और मैंने फोरम एक जो है वो वहाँ पे क्रिएट किया है, प्लीज उस फोरम पे जो है वो अपना रिस्पॉन्स दें, और उस रिस्पॉन्स के अगेंस्ट जो है हम आपको एवेलुएट करेंगे और देखेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पर है। उसके अलावा जो है वो आपके जो है वो थर्ड असेसमेंट जो है वो पेंडिंग है, और थर्ड असेसमेंट में ये है कि आप लोगों ने एक रिपोर्ट जनरेट करनी है,
और वो रिपोर्ट जो है वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। लैब में आपको जो है वो वेरीलॉग पे काम शुरू करवा दिया गया होगा आई थिंक। वेरीलॉग के छोटे छोटे मॉड्यूल्स आपने डिज़ाइन करने हैं और डिज़ाइन करके उनके जो है वो आपने हमें टाइमिंग वेव डायग्राम्स वगैरह जो है वो भेजनी है। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यहीं तक था। सी यू इन द जी। और ज़हन में रखिएगा कि हमारा जो है वो वीकली जो सेशन है जो वेडनेसडे को होता है उसमें आप लोगों की पार्टिसिपेशन मस्ट है और जितने भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं उसमें ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।